राधिका, जरा बाहर देख तो, सूरज सिर पर आ गया। वो गीता आई थी क्या सूट लेने? नहीं माँ जी, वो तो सुबह ही नहा के बड़बड़ाते हुए निकली थी। कह रही थी गरीबों की सिलाई का क्या भरोसा। हमारा काम गरीबों वाला जरूर है बहू, पर हाथ की कढ़ाई देख। वो अमीर भी तारीफ करते हैं, बस किस्मत थोड़ी कंगाल है। कोई बात नहीं माँ जी, कहने वाले को कहने दीजिए, हम उनका मुंह तो बंद नहीं करा सकते ना। ठीक है माँ जी, मैं पानी भरने तालाब पर जा रही हूँ। ठीक है बहू। इसके बाद राधिका घर से मटका उठाकर बाहर तालाब की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें पानी भर रही थी। लो, आ गई दर्जन की बहू। रोज एक ही फटी हुई साड़ी पहन के आ जाती है। अरे राधिका बहू, तुम्हारी सासू माँ आजकल बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है क्या? गांव की गुदड़ी से शादी की ड्रेस बना देगी क्या? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। सही कहा। हम तो बस मेहनत करते हैं चाची, बाकी भगवान जाने। अरे मेहनत करने वाली तो गाय भैंस भी होती है। पर वो सजती नहीं। तुम भी थोड़ी सजी धजी रहा करो। जो सिला हुआ नहीं पहनते वो क्या सजेगा? आप लोगों को तो बस बातें बनाना आता है। अरे बहनों, और इसके सास की बातें सुनो। पिछली बार कह रही थी, मैंने तो अभी भी मशीन से पैसे कमाए हैं, तो फिर घर के छप्पर अभी तक क्यों टपकते हैं? ऐसा कहकर सभी फिर हंसती हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका लौट कर घर पर आ जाती है, घड़ा रखती है और आंसू पोंछती है। ऐसा करते हुए कौशल्या उसे देख लेती है। क्या हुआ बेटी? फिर वही तालाब वाली औरतें? हाँ अम्मा, आज तो मेरे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाया और आपको भी नहीं छोड़ा। कह रही थी कि घर अब तक टपकता है, दर्जी सास सिलाई का घमंड करती है। बोलने दो उन्हें, हमारी हालत पर नहीं, हमारी मेहनत से जलते हैं। पर कब तक अम्मा? ये रोज रोज का अपमान सहना मुश्किल हो जा रहा है। मत घबराना बेटी, जिस दिन हमारी मेहनत बोल उठेगी, वही जुबानें चुप हो जाएंगी। खैर, अब जाने दे, हरिया के आने का समय हो गया है। शाम हो चली है, कुछ देर में रात भी हो जाएगी। एक काम कर, जल्दी से खाना बना ले। जी माँ। इसके बाद राधिका सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी रात में हरिया मजदूरी करके अपने घर आता है। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया, और साथ में आपकी घुटनों की दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। अरे बेटा, तू दवाइयाँ क्यों लेकर आया है? अब तो इन घुटनों के दर्द की मुझे आदत सी हो गई है। खामखाही तूने ये पैसे दवाई में लगा दी। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, भला दवाइयों में पैसे लगाना कहाँ की फिजूल खर्ची हुई? खैर छोड़िए आप दोनों इन सब बातों को। वो जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ राधिका, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। और ये लो 150 रुपए, आज की मजदूरी 300 मिली थी, जिसमें से 150 रुपए की दवाई लेकर आ गया और 150 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ घर खर्च चलाने के लिए। जी। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं और फिर अपने गरीब कुटिया में सो जाते हैं। ऐसे ही राधिका के ससुराल वालों की जिंदगी गरीबी में बीत रही थी। एक सुबह जब कौशल्या सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी ममता वहां पर आ जाती है। अरे कौशल्या बहन, कहाँ हो? ये लो तुम्हारे 500 रुपए। अरे ममता बहन, ये 500 रुपए किस बात के? अरे तुम भूल गई, पिछले हफ्ते ही तो मेरी बेटी की शादी थी और उसका लहंगा तुमने ही बनाया था। मैंने तुम्हें पूरे पैसे थोड़ी ना दिए थे, उस समय थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, इसीलिए मेरे भी ध्यान से उतर गया। खैर, अब ये लो। अच्छा, वो पैसे, हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी। ममता काकी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, राधिका बहू, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ही चाय पी कर आई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बस ये पैसे ही देने आई थी। ठीक है ममता बहन।
इसके बाद ममता वहां से चली जाती है। इसी प्रकार से दिन भर में कौशल्या के घर पर कोई न कोई ग्राहक आता ही रहता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज गांव की औरतें ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती हैं। अरे बहन, मैंने सुना है कि मुखिया जी की बहू का जन्मदिन है। हाँ, मेरे भी कानों तक उड़ते उड़ते यही बात आई है। सुना है कि मुखिया जी की बहू अपने जन्मदिन की पार्टी एक बड़े से बैंकेट में कर रही है। फिर तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। वैसे भी आज गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को आना है, खास करके गांव की औरतों को। हाँ, लग रहा है कोई विशेष बात कहनी है मुखिया जी को। वैसे राधिका, तुम भी आओगी ना गांव के चौपाल के पास? जी, मैं भी आऊंगी। ऐसा कहकर राधिका सब्जी खरीद कर दोबारा से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। गांव के चौपाल में मुखिया रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता, सास विभा बैठी है। साथ ही वहां पर गांव की कुछ औरतें भी मौजूद हैं। इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। गांव की सारी औरतें आमंत्रित हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी सस्ती साड़ी या घिसे पिटे कपड़े ना पहन कर आए। पार्टी ड्रेस पहनकर ही आना होगा। यही मेरे जन्मदिन का पार्टी ड्रेस का कोड है। वाह बेवा बहू, अब मजा आएगा। दर्जन के बहू को देखेंगे कैसे भागती है इधर से उधर। उसके पास तो पहनने लायक एक साड़ी नहीं, पार्टी ड्रेस कहाँ से लाएगी? ना आए तो अच्छा ही है। तस्वीरें बिगड़ जाती है ऐसे लोगों से, और मैं अपने जन्मदिन को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगी। राधिका ये सब बात दूर से ही सुन लेती है और चुपचाप से घर लौट जाती है। माँ जी, पार्टी में जाना है क्या? क्यों नहीं बहू, सब जाएंगे तो हम क्यों नहीं। पर कपड़े हमारे पास तो कुछ नहीं है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। वही गांव की औरतें हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। बहू, तू फिक्र मत कर। इस बार तेरे लिए मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और वो कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले सपने में भी 100 बार सोचेंगे। मेरे पास एक पुरानी साड़ी है तेरे ब्याह की, उसमें कुछ झालरें और पाट लगाऊंगी। जो मेरे पास बचा है सब कुछ लगा दूंगी। तू तैयार रह, इस बार तेरा ड्रेस सबसे अलग होगा। इस तरह कई दिनों तक कौशल्या दिन रात मेहनत करके डोरियां, घुंघरू, मोती, झालरें जोड़कर राधिका के लिए शानदार ड्रेस बनाती है। माँ जी, ये तो किसी डिजाइनर का ड्रेस लगता है, जैसे किसी अमीर घराने का पार्टी ड्रेस हो। अरे तेरी सास ही गांव की पहली डिजाइनर है, सिर्फ दुकान नहीं है, वरना दिल्ली तक नाम होता। मैं तो अपने जमाने की सबसे मशहूर डिजाइनर हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आप सच में रही होंगी। जब आप इतना शानदार पार्टी ड्रेस तैयार कर सकती हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है बहू, अब ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से विवाह का दिन आ जाता है, जहां पार्टी वाले दिन सभी औरतें पहुंची हुई होती हैं। वो चमकते गहने, भारी ड्रेस और विभा चमचमाता हुआ गाउन पहनकर सबके बीच घूम रही है। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां राधिका आती है, वो भी अपनी सास के सिले हुए ड्रेस पहनकर। अरे ये कौन है? राधिका, पर ये तो कमाल का है। हाँ, कहाँ से खरीदा है? खरीदा नहीं, मेरी माँ जी ने सिला है, उस सिलाई मशीन से जिसका वो लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह राधिका के बोलने पर भीड़ में सन्नाटा हो जाता है। सब कौशल्या को देख रहे होते हैं, जिसके बाद मुखिया रामलाल आगे बढ़ते हैं। कौशल्या दीदी, आप तो गांव की शान बन गई हो। अगली पंचायत में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आप ही चलाइएगा। अरे पर मुखिया जी, अब आप मना मत कीजिएगा। ठीक ही तो है माँ जी, हाँ कह दीजिए। ठीक है। इस तरह हाँ सुनते ही तालियां बजती हैं। सास बहू एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आत्मसम्मान की चमक होती है। राधिका और बाकी औरतों को कौशल्या के हुनर पर गर्व होता है, और इस तरह सभी पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बाद सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल जाता है। राधिका और कौशल्या नई लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तालाब की वो औरतें अब अपने बच्चों की ड्रेस सिलवाने के लिए खुद ही वहां पर आती हैं। कौशल्या दीदी, मेरी बहू का भी ड्रेस आप ही सिलेंगी ना? जरूर, लेकिन मेहनत और इज्जत का दाम लगाऊंगी।
ये सुनकर राधिका हंसती है। सारा गांव अब उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जो हाथों से बनी रोटियां मिलती हैं वो सोने की थाली से ज्यादा सुकून देती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी।